जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। मेरे साथ अभी याचना चक्रवर्ती जी हैं। और याचना चक्रवर्ती जी झारखंड की पहली जेनेटिक काउंसलर हैं। जेनेटिक काउंसलर क्या होता है, जेनेटिक काउंसलिंग क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, आप जानते हैं? मैं नहीं जानता हूँ, यही जानने के लिए आया हूँ आज याचना जी के पास। तो याचना जी बताइए, दर्शकों को भी बताइए, मुझे ही बताइए, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, जेनेटिक काउंसलर क्या होता है, और आप कैसे बनी काउंसलर, और कितना कठिन होता है ये कोर्स करना? जेनेटिक इंजीनियरिंग जो डीएनए होता है, जो मेन कंटेंट होता है सेल का, जिससे हम पूरा फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट डिफाइन होता है, उसको चेंज करना, उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। एंड ये सिर्फ ह्यूमन में नहीं, मॉलिक्यूलर लेवल पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन पे होता है, पौधों पे होता है, जानवरों में होता है, और जिस भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब पे होता है, ताकि उनका कैरेक्टर डिफाइन किया जा सके, उनका जो मेन कैरेक्टर है उसको चेंज किया जा सके। तो ये क्या, जैसे जीन से कैसे रिलेटेड है, हमारे बॉडी में जीन जो होता है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, या आम पब्लिक को अगर समझाएंगे तो ये जीन करता क्या है और क्या काम होता है उसका, कैसे वो डेवलप होता है, उस पर कैसे आप लोग काम करते हैं और क्या पढ़ाया जाता है उसके ऊपर? जीन एक यूनिट है, एक बेसिक यूनिट जो आपका एक प्रोटीन बनाता है, जैसे हम लोग बॉडी में ही पढ़ते रहता हैं। है। बॉडी में ही रहता है, आपके बॉडी में जो एक एक सेल होते हैं, हर सेल में जीन होता है। अच्छा। एंड तो ये क्या जीन जो होता है हर आदमी के बॉडी में अलग अलग होता है, या फिर एक ही जीन सबके बॉडी में होता है? नॉर्मली एक पॉपुलेशन में 1% का डिफरेंट होता है, बाकी हर इंसान का जीन जो है और पूरा डीएनए कंटेंट है वो सेम होता है। अच्छा, जीन सेम होता है, मतलब कैसे, ये हाँ। नहीं समझ में। जैसे मेरे अंदर कोई एक प्रोटीन बनाने वाला जीन है, जैसे कुछ भी बाल का केराटिन होता है, वो एक प्रोटीन है। उसका जो जीन है वो आपके जीन से बिल्कुल मैच करेगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है पर बिल्कुल वैसा ही मैच करेगा। इंटायर जो उसका सीक्वेंस होता है वो एक ही होता है। बिल्कुल। तो ये था जीन। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है और आप वहाँ पे कैसे गए, क्या शुरू में क्या कोर्स किया कि आप जेनेटिक इंजीनियरिंग गए, उसके बाद फिर जेनेटिक काउंसलर कैसे बने? और ये झारखंड में बहुत कम लोग हैं, आप अकेली हैं, ये कैसे हुआ? मैंने तो पहले +2 किया विवेकानंद सेंट्रल स्कूल से। उसमें मेरा मेन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी था। उसके बाद मैं एसआरएम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। वहाँ पे बीटेक इन जेनेटिक इंजीनियरिंग कोर्स अवेलेबल था। वहाँ से मैंने जेनेटिक इंजीनियरिंग का सारा शिक्षा ग्रहण किया, जिसमें बेसिक इंजीनियरिंग एक पार्ट था, उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स थे, एंड स्पेशलाइजेशन जेनेटिक इंजीनियरिंग में पे था। अच्छा। तो वहाँ से मैंने अपना जेनेटिक्स का जर्नी शुरू किया। उसमें माइक्रोबियल, प्लांट्स और एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, वो सारी चीज़ों को पढ़ाई किया। एंड उसके बाद मैं कुछ टाइम के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख गई अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करने के लिए। वहाँ मैंने लैब में काम किया एंड बहुत सारे टेक्निक्स सीखे, जिसमें से एक सीक्वेंसिंग टेक्निक है जो उस वक्त इंडिया में बैचलर्स को ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी उसकी। अच्छा। तो वहाँ मैंने सीखा। वहाँ से जब वापस आई तो जब आगे का रास्ता चुनना चाहा तो मेरे अंदर ये क्वेश्चन आया कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं रिसर्च तो कर सकती हूँ, पर वो रिसर्च कितना सक्सेसफुल होगा, उसके लोगों पे क्या इफ़ेक्ट हो गया। जो लोग ऐसे हैं जो जीन तो छोड़िए, वो खाने पीने के लिए भी मोहताज है, उन पे मैं कैसे उनके लाइफ पे इफ़ेक्ट कर सकती हूँ या इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ। तब मैंने जेनेटिक काउंसलिंग चुना, उसका रास्ता। एंड मुझे बाहर से भी काफ़ी ऑफ़र आए थे पीएचडी करने के लिए, आगे मास्टर्स करने का भी चांस था, पर मतलब मुझे था कि मैं वापस से इंडिया में पढ़ के यहाँ के लोगों की सेवा करूँ। तो वो एंड क्या करते हैं, मान लीजिए अगर हम पीएचडी करते हैं या फिर जेनेटिक में और आगे जाते हैं, वहाँ का लैब में क्या आपने देखा, या फिर वो डिफरेंस क्या था, क्या रिसर्च करते थे लैब में और क्या देखते थे? वहाँ का लैब एक तो बहुत ज़्यादा रिसोर्स, अच्छी खासी रिसोर्स होने के कारण काफ़ी ज़्यादा ओपन था। यहाँ जैसे रिसर्च पे उतना ज़्यादा पैसे स्पेंड नहीं किया जाता। इसके कारण वहाँ मैं काफ़ी ज़्यादा ओपन थी,
जितनी बार भी जो भी टेस्ट करना है वो कर सकते हैं, कुछ गलती हुई तो कर कर के सीख सकते हैं। यहाँ रिसोर्स लिमिटेड होने के कारण आपको जल्दी हाथ लगाने नहीं दिया जाता, कोई अगर महंगी मशीन है या कुछ है तो वहाँ पे वो डिफरेंस था जो काफ़ी ज़्यादा था, जिसके वजह से मैं लैब में वहाँ 18 से 19 घंटे काम करती थी। एंड बहुत अच्छा लगता था नई नई चीज़ें सीखना और नए नए टेक्निक सीखना। उसके बाद वहाँ पे जो रिसर्च मैं कर रही थी वो यूजुअली मतलब आई डिजीजेज वाला इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे कर रही थी एंड मैं कैटरैक्ट पे कर रही थी। अच्छा, तो ये बताइए क्या जीन में रिसर्च करके उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है? फॉर एग्जांपल ह्यूमन का जो बिल्ड है उसको और मजबूत बनाया जा सकता है, ताकतवर बनाया जा सकता है? क्योंकि इसके पहले एक मूवी आई थी, वैंडम की कोई मूवी थी, जिसमें ह्यूमन बींग्स के अंदर इतना स्ट्रांग कर दिया जाता था जेनेटिक मॉडिफाई करके। और अभी भी एक डॉक्टर स्ट्रेंज आई थी फिल्म, वो खुद अपने बॉडी में जो जीन होता था वो खुद को रिकवर कर लेता था। तो ये सब क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। एंड अभी देखा जाए तो पिछले साल जिन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला उन लोगों ने जीन चेंज करने के लिए ही उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, जो क्रिस्पर कैस9 पे वर्क कर रहे थे। और जैसा आपने बोला कि ताकतवर बनाया जा सकता है या नहीं, डिज़ाइनर बेबी एक टर्म है जिसका मतलब है आप बच्चे के कैरेक्टर खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये मतलब आ चुका है प्रैक्टिस में? प्रैक्टिस में है, लेकिन उससे रिलेटेड काफ़ी सारे एथिकल इश्यूज भी हैं, क्योंकि उससे अगर कुछ इंसान जो करवा सकते हैं वो करेंगे फिर काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होगा, तो एथिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, जिसके लिए इसे अवेलेबल नहीं किया जाता लोगों में। तो क्या जैसे पुरानी डिफॉर्मिटीज़ हो गई या फिर जेनेटिक जो बीमारियां हैं वो सब ठीक हो सकती हैं इससे, इस इंजीनियरिंग से? बिल्कुल प्रॉमिसिंग है। में फायदा है कि नहीं? बिल्कुल प्रॉमिसिंग है। कुछ कंडीशंस है, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इन सब पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग रिजल्ट दिखाया है क्रिस्पर कैस9 ने। एंड पॉपुलेशन स्टडी अभी बाकी है, लेकिन अभी तक में सबसे सटीक इलाज क्रिस्पर कैस9 में ही देखा गया है। तो आगे जांच करेंगे वो लोग एंड फिर पॉपुलेशन में ये कर सकते हैं या नहीं वो देखेंगे। तो क्या जो अभी हम लोग पढ़ते थे जीएम क्रॉप्स, बहुत सारा विवाद भी चल रहा था उसमें, तो क्या वो सेफ है या फिर जो जेनेटिक मॉडिफाई करके उसको और एडवांस किया जाता है, जल्दी उगाया जा सकता है, ये सब जो चल रहा था, क्या वो सेहत के लिए हानिकारक है, नहीं है? क्या इसके बारे में कुछ आप लोगों ने पढ़ा है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हो या ऑर्गेनिज्म हो, वो बनाते तो है रिसर्च करके, यूजुअली उनके कुछ एक कैरेक्टर्स चेंज करके उन्हें प्रोड्यूस किया जाता है, पर लॉन्ग टर्म में उनका कैसा इफेक्ट रहेगा ये हम नहीं कह सकते। तो ये एक बड़ा इशू है जिसे अभी भी एथिकली जो साइंटिस्ट है उससे डील कर रहे हैं। गोल्डन राइस हो गया, उसमें भी जब पाया गया कि बाद में बहुत सारी मतलब परेशानियां आने लगी थी, तो ऐसे हम कुछ एक डिकेड्स तक नहीं बता सकते कि आगे जाके कैसी परेशानियां आएंगी, जब तक पूरा प्रॉपर हो नहीं पाएगा, ट्रायल जो है प्रॉपर हो नहीं पाएगा। तो देखिए अभी ये ट्रायल का और रिसर्च का भी मामला है। तो आपने काउंसलिंग जो चुना उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, समाज को क्या फ़ायदा हो रहा है? जेनेटिक मॉडिफाई या फिर जेनेटिक काउंसलर आप अपने आप को कह रही हैं, और तो रिसर्च का लाइन अलग हो गया और काउंसलर का लाइन अलग हो गया। तो अभी कैसे केसेस आ रहे हैं झारखंड में जीन्स को लेके, या जीन्स से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उससे कैसे केसेस आ रहे हैं, और इससे कैसे लोग उबर पा रहे हैं आपकी काउंसलिंग से? काउंसलिंग रिसर्च से काफ़ी अलग है, लेकिन रिसर्च जेनेटिक्स का एक इंटीग्रल पार्ट है। ये कभी आपके जेनेटिक्स से अलग नहीं होगा, क्योंकि हम जेनेटिक्स के बारे में ज़्यादा जानते नहीं और अभी भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो रहा है। तो हम आए दिन नई नई चीज़ें खोजते हैं एंड उनके बारे में पढ़ते हैं, तो ये एक रिसर्च का टॉपिक इसके हमेशा करीब रहता है। जहाँ तक बात है जेनेटिक काउंसलिंग की, तो ऐसे मरीज़ या ऐसे लोग जिनके फैमिली में, जिनकी मतलब जनरेशन्स में जेनेटिक कंडीशन, बहुत सारे लोग अफेक्टेड होते हैं, उनको उस पर्टिकुलर कंडीशन से रिलेटेड मेडिकल हो, चाहे जो टेस्ट करना है, कैसे पता लगा सकते हैं, आगे कैसी कैसी परेशानियां आएंगी, उन परेशानियों से कैसे आगे हैंडल करना है, मॉनिटर करना है, वो बताना, या फिर अगर उनके फैमिली में एग्जिस्टिंग है आगे उस चीज़ को कैसे रोके, ये बताना। ये भी पॉसिबल है कि वो रुक सकता है? पॉसिबल किसी की फैमिली में मान लीजिए वो ट्रेंड चला आ रहा है तो वो भी रोका जा सकता है? पॉसिबल है। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, अलग अलग तरह की जेनेटिक्स बीमारियां होती है। ऐसे में
मतलब कुछ ऑप्शंस हैं जो हम बता सकते हैं, जैसे टेस्ट अगर पहले कर लिया जाए तो हम कितनी पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट बेबी को उस कंडीशन के होने की वो बता सकते हैं। उससे रुकना चाहिए या फिर आगे जाके कैसे पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं कि वो बच्चा कितना अफेक्टेड होगा, किस किस चीज़ों से अफेक्टेड होगा, क्या क्या बीमारियां हो सकती है उससे या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें बता सकते हैं। एंड फिर जो पर्टिकुलर माँ बाबा हैं वो डिसाइड करेंगे कि वो बच्चे को जन्म देना चाहते हैं या नहीं। तो ऐसे मतलब हम लोग उनको ऑप्शंस देते हैं। तो कितना एडवांस हो गया है इंडिया इस फील्ड में, जेनेटिक इंजीनियरिंग के फील्ड में, बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में? या फिर यहाँ कितने रिसर्च होते हैं, कितने कॉलेज हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराती है, और कितना आगे हम लोग जा सकते हैं इस फील्ड में, और कितना स्कोप है अभी? अभी इंडिया कंपैरेटिवली अगर यूएस देखे, यूएस या यूरोप, वहाँ से तो काफ़ी पिछड़ा हुआ है जेनेटिक्स के मामले में। और रिसर्च में इंडियन गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा तो लगाती नहीं है। अभी जैसे कोरोना का सिचुएशन ही आया था, उस टाइम में सभी वैक्सीन के लिए तड़प रहे थे, तो पर ये क्या जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसके थ्रू वैक्सीन भी बनाया जा सकता है? हाँ, जो उसी का पार्ट है? बिल्कुल। तो वो जेनेटिक्स, आपने आरटीपीसीआर जैसे सुना, वो एक सीक्वेंसिंग टेक्निक है जो जेनेटिक्स से रिलेटेड है। तो जेनेटिक्स में सीक्वेंसिंग बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, तो उसको जानने वाले लोग ही सीक्वेंसिंग करते हैं। तो उससे रिलेटेड एंड वैक्सीन डेवलप करने का तो आपको उसका पूरा जीन स्टडी करना पड़ता है, वो किस तरह का कैरेक्टर है, कैसे वो एक्ट करेगा, उसको काउंटर कैसे करना है। तो वो सारे स्टडीज जेनेटिसिस्ट एंड इम्यूनोलॉजिस्ट और एक ऐसी टीम करती है जो सब तरह की जानकारियां इकट्ठा करती है, एंड तब वो लोग डेवलप करते हैं वैक्सीन्स। तो मतलब अभी 8-10 साल और हम लोग को लगेगा इस फील्ड में आगे आने के लिए? 8-10 साल नहीं, अभी पूरा वर्ल्ड ही देखे तो इस फील्ड में काफी पिछड़ा हुआ अच्छा। है। तो अभी हमने तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हो सकता है कि इसमें कुछ ऑप्शन भी ना हो इम्प्रूवमेंट का कभी भी आगे? ऐसा भी हो सकता है? जब आप खोज करना मतलब शुरू करते हैं तो आपके पास हमेशा ऑप्शन रहता है कि डेवलपमेंट किसी भी तरह की हो, चाहे वो कुछ नया पता चले या नहीं पता चले या आगे कुछ पता नहीं चल सकता है, वो सारी एक नई तरह की खोजी होती है। अगर अभी हम दिखा कर पाए कि कितना बड़ा यूनिवर्स है और कितने सारे ऐसे यूनिवर्सेस है, तो खोज करने का कोई अंत नहीं होता। बिल्कुल। आप जितना सवाल करते जाएंगे आपको जवाब मिलता जाएगा, और इम्प्रूवमेंट की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इम्प्रूवमेंट होगा आगे जाके। तो अभी क्या करते हैं, जैसे हमने अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली, बीटेक कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, कहाँ जॉब करेंगे, क्या काम मिलेगा? बीटेक करने के बाद यूजुअली लैब्स में काम मिलता है। यूजुअल जो टेक्नीशियंस होते हैं उनको काम दिया जाता है। एंड बीटेक करने के बाद बहुत ज़्यादा आपका स्कोप है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज में, काफ़ी वाइड स्कोप है। पर बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत वृहत लेवल का सब्जेक्ट है, उसमें जेनेटिक्स एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है। अच्छा। तो थोड़ा लिमिटेड हो जाता है स्कोप, पर जेनेटिक काउंसलिंग भी उनमें से एक आता है, ह्यूमन जेनेटिक्स आता है, मेडिकल जेनेटिक्स आता है। तो मेडिकल जेनेटिक्स तो यूजुअली एमबीबीएस डॉक्टर्स करते हैं। इनसे रिलेटेड जो भी पढ़ाई है, पीएचडी आप आगे एमएस कर सकते हैं, मास्टर्स करने के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग। बिल्कुल। तो ये बताइए अभी आप क्या करती हैं? आपने तो कंप्लीट कर लिया, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, और अब क्या कर रही हैं? मैंने तो मास्टर्स करने के बाद एंड सर्टिफिकेशन लेने के बाद यही डिसाइड किया कि मैं वापस आके झारखंड में काम करूंगी। यहाँ के लोग जो इस कंडीशंस के बारे में अवेयर नहीं है, उनको अवेयरनेस फैलाऊं, ताकि जो फैमिली डिस्कॉर्ड्स होते हैं, जो थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, वो कम हो। लोगों में जागरूकता आएगी तभी इस चीज़ का डिमांड बढ़ेगा, और बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। मेरी अभी 2 कंपनीज हैं। एक है प्राइवेट कंपनी है जो हॉस्पिटल्स में कंसल्टेंट के रूप में काम करते हैं हम लोग, और एक एनजीओ है जो ऐसे लोगों की मदद करती है जो इस सेवा का मतलब लाभ नहीं उठा सकते, आप उससे जुड़े भी हैं? हाँ, मैं उस कंपनी की डायरेक्टर हूँ, दोनों अच्छा। की। क्या नाम है कंपनी का? अनुवंश। अच्छा, अनुवंश। तो ये वो जेनेटिक फील्ड में ही काम करता है? कौन सी? जेनेटिक काउंसलिंग ही देते हैं। अच्छा। एंड ये इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड में एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ जेनेटिक काउंसलिंग करवाती है। अच्छा। तो देखिए हमारे साथ पूरे वर्ल्ड में ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ जेनेटिक काउंसलिंग करता है। और हम लोग आज बात कर रहे थे
झारखंड की पहली जेनेटिक काउंसलर याचना जी से और बताया उन्होंने कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग करके आप आगे ले जा सकते हैं, कितना स्कोप है जेनेटिक इंजीनियरिंग में और कितना आगे जा सकता है कंट्री अगर रिसर्च सही से इस पर किया जाए तो, और कितना डेवलपमेंट का भी स्कोप है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।